बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो मेन रोड पर आने के लिए मुझे दो सड़कें क्रॉस करना पड़ती हैं। आखिरी वाली गली के बाएं जानिब एक बड़ा खूबसूरत सा घर है जिसके बाहर एक करीबुल मर्ग शख्स चारपाई पर पड़ा होता है। ये ना किसी से बात करता है ना चलता फिरता है, बस चारपाई पर बैठा खांसता रहता है और जब खांस खांस कर थक जाता है तो फिर खांसने लगता है। ये इस घर का चौकीदार है, लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे हैरत होती है कि अगर इस घर में कोई चोर डाकू आ गए तो क्या ये चौकीदार उन्हें रोक पाएगा। उस रोज़ भी मैंने गाड़ी आखिरी गली में मोड़ी तो वही चौकीदार खांसता हुआ नजर आया। ये मेरी रोज़ की रूटीन है। चौकीदार की चारपाई के बाद मेन रोड शुरू हो जाती है, लिहाजा मैंने मेन रोड पर गाड़ी चढ़ाई और आईने में अपना जायज़ा लिया। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद मेरी मंजिल आ गई। मैं शहर के एक बड़े और मतवसत इलाके में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब सुनने आया था। अहबाब ज़ोर देकर मुझे यहाँ लाए थे। सच्ची बात है कि खुद मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी ये लेक्चर सुनूं। थोड़ी ही देर में मोटिवेशनल स्पीकर साहब ब्लैक कलर की एक चमकती हुई गाड़ी में तशरीफ़ लाए। उस गाड़ी के पिछले बम्पर पर अलग से एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर MS लिखा हुआ था। शायद ये मोटिवेशनल स्पीकर का मुखफ़फ़ था और अपनी गुफ्तगू से हाजरीन पर एक सहर तारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने सामने चलते फिरते लोगों को किस कदर इग्नोर कर रहे हैं। अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी गलतियों को भुलाना होगा, सबको माफ़ करना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर पूरे हॉल में खामोशी छा गई। उन्होंने पूछा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो? कुछ देर सुकूत रहा, फिर मोटिवेशनल स्पीकर ने आहिस्ता से कहा, आज घर जाएं और जिनके बाप जिंदा हैं उन्हें गले से लगाएं, प्यार करें और अगर कोई शिकवा भी है तो उसे भुला दें। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ही मुझे एक ज़रूरी मीटिंग की कॉल आ गई, उठना पड़ गया। मीटिंग 2 घंटे जारी रही और उस दौरान खाना भी नहीं खाया जा सका। वापसी पर शदीद भूख लगी थी, लिहाजा एक जगह रुक कर खाना खाया। भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अब काफ़ी सारा खाना बच गया। मैंने वो सारा पैक करवा लिया और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। आखिरी गली में मुड़ते ही चौकीदार फिर मेरी नज़रों के सामने था। मेरे जहन में अचानक मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज गूंजने लगे, क्या कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो? ख्याल आया कि चौकीदार भी तो किसी का बाप होगा, पता नहीं उसको कभी अपने बेटे की जप्फी नसीब हुई या नहीं। मैंने किसी ख्याल के तहत गाड़ी चौकीदार के पास रोकी। पैक करवाए गए खाने का शॉपर उठाकर उसके पास गया। सलाम दुआ के बाद मैंने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नहायत एहतराम से कहा, ये बिल्कुल ताज़ा खाना है, आप खा लीजिए। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी और फिर उसने इंतहाई तेज़ी से शॉपर झपट लिया। उसका अंदाज़ बता रहा था कि शदीद भूख लगी है। फिर इसके बाद मेरा मामूल बन गया, मैं कभी कभार कोई ना कोई बचा खुचा बर्गर या शवारमा वगैरह चौकीदार के लिए ले जाता। चूँकि उसे बोलने में दिक्कत होती थी, लिहाजा हमारी अक्सर दुआ सलाम इशारों किनायों में हो जाती। एक दिन मैंने देखा कि उसके सरहाने कोई किताब पड़ी हुई है। वो एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनपढ़ होते हुए भी उसे किताब पढ़ने का शौक़ है। मैंने गाड़ी रोकी, सलाम लिया और करीब जाकर देखा तो होश उड़ गए। वो दीवाने गालिब पढ़ रहा था। ये मेरे लिए शदीद हैरत की बात थी। अलबत्ता ये नहीं पता था कि क्या वो वाकई किताब पढ़ रहा था या किसी की किताब उसके सरहाने रखी थी। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इशारों से पूछ ही लिया कि ये किताब यहाँ कैसे आई। उसने मरियल सी आवाज़ में टूटे फूटे जुमलों में बताया कि ये किताब उसे बहुत पसंद है और वो जितनी बार पढ़ता है उतनी बार नया लुत्फ़ मिलता है। मेरे हाथ पांव फूल गए। गालिब को पढ़ने समझने वाला ये चौकीदार मेरी नज़रों में मज़ीद मोतबर हो गया। मैंने पूछा, क्या आप तालीम याफ्ता हैं? जवाब असबात में आ। मेरी हैरत दो चंद हो गई। उसने बताया कि वो MA पास है और रिटायर्ड प्रोफेसर है। ये बात बहुत उलझा देने वाली थी कि आखिर एक प्रोफेसर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इस उम्र में चौकीदारी करनी पड़ रही है। इस रात से भी उसने खुद ही पर्दा उठा दिया। ऐसी हकीकत बयान की कि कुछ देर के लिए मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ये बुजुर्ग जिसे मैं चौकीदार समझता रहा इस घर का मालिक था। 3 बेटे थे, तीनों की शादियां कर दी, बीवी फौत हो गई तो ये देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। खांसी और बीमारी की वजह से बच्चों को तशवीश हुई कि कहीं भाप की बीमारी उनके बच्चों को ना लग जाए। लिहाजा सब घर वालों के बाहर मशवरे से तय पाया कि अब्बा जी की चारपाई
घर से बाहर लगवा दी जाए ताकि वो आराम सुकून से जी भर कर खा सकें। यूँ अब घर वाले भी चैन की नींद सोते थे और अब्बा जी को भी अपने बेटों और औलाद की जली कटी बातें नहीं सुनना पड़ती थीं। उन्होंने बताया कि वो अपनी औलाद से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी बातों को भुलाना होगा, सबको माफ़ करना होगा। ये जुमला सुनकर मैं चौंक उठा। यकीनन उन्होंने भी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर पढ़ा या सुना था, क्योंकि ये बात मैंने भी वहीं सुनी थी। उन्होंने बताया कि माशाल्लाह उनके तीनों बेटे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं। तीनों के पास अच्छी गाड़ियां हैं। मैंने उस रोज़ बहाने बहाने से उन्हें बहुत कुरेदा कि शायद उनके दिल में अपने बेटों के लिए कोई थोड़ी सी भी नफरत हो, लेकिन वो हर हाल में औलाद से राज़ी नजर आए। पिछले दिनों में उनके घर के करीब से गुजरा तो ठिठक कर रुक गया। उनकी चारपाई के पास एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी तो प्रोफेसर साहब के पास आकर बैठ गया। वो फ़ख्र से मुझे बताने लगे कि ये गाड़ी उनके बेटे की है। इसी दौरान गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। गालिबन हम दोनों की गुफ्तगू के दौरान ही उनका बेटा गेट से बाहर निकला और गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गया। प्रोफेसर साहब ने बेटे की जाती हुई गाड़ी की तरफ देखा और बेख्तियार हाथ उठाकर बोले, खैर न जाते खैर न ला। मैंने चौंक कर गर्दन मोड़ी। गाड़ी काफ़ी आगे जा चुकी थी, लेकिन उसके पिछले बम्पर पर MS के अल्फाज साफ नज़र आ रहे थे, अपने बुज़ुर्गों की कदर कीजिए।